प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और किया शिलान्यास। राजस्थान को बताया अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र। कहा, बीते 9 वर्षों में राज्य के विकास का किया गया हर संभव प्रयास। तेज बारिश के बीच प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़ा बीकानेर। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री का किया अभिनंदन। पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे साइकिल पर सवार युवा। पीएम ने लोगों का किया अभिवादन। अपार स्नेह के लिए जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को दी 6,100 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं की सौगात। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और रेलवे विनिर्माण इकाई की रखी आधारशिला। कहा, तेज गति से विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ संभव नहीं। तेलंगाना बन रहा है आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना सरकार पर बोला हमला। केसीआर सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट। कहा, दिल्ली तक फैला है भ्रष्टाचार का जाल। परिवारवाद की राजनीति में फंसा तेलंगाना। गहलोत सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, अब भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण है राजस्थान सरकार की पहचान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा। कई जगहों पर मतपत्रों की भी हुई लूट। हिंसक घटनाओं में कई लोगों की मौत। भाजपा ने बताया लोकतंत्र की हत्या। बीएसएफ ने राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कहा, बार बार अनुरोध के बावजूद नहीं दी गई संवेदनशील बूथों की जानकारी। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश जारी। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। केरल में बाढ़ का कहर। अब तक 49 लोगों की मौत। असम में बाढ़ ने फिर बढ़ाई मुसीबतें। एक दिन की बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल। जगह जगह जल भराव से लोगों को करना पड़ा भारी परेशानियों का सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे में विकास का एजेंडा शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री ने बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देखिए खास रिपोर्ट। 2 दिन के भीतर 4 राज्यों के दौरे के अंतिम पड़ाव में राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को विकास की ढेरों सौगात दी। उन्होंने बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन और लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के लिए निर्मित अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन के प्रथम चरण का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का भी लोकार्पण किया। आज जिस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालोर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। पीएम ने बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अस्पताल में 100 बिस्तरों तक के विस्तार की क्षमता होगी। यह अस्पताल एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी गई। उन्होंने 43 किलोमीटर लंबी चूरू रतनगढ़ रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला रखी। इस रेल लाइन के दोहरीकरण से रेल परिवहन सुविधा का विस्तार होगा। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1,000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में
रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं। रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके विकास के लिए जीवंत गांव योजना शुरू की गई है। पीएम ने कहा कि राजस्थान अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बनाया जा रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं राजस्थान के दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को विकास की सौगात देते हुए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। देखिए प्रधानमंत्री के तेलंगाना दौरे पर यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें 5550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तेलंगाना के लोगों के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना तो उसमें भी इस राज्य के लोगों की बड़ी भूमिका है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और इसके लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। तेलंगाना ने अपनी स्थापना के 9 वर्ष पूरे किए हैं। तेलंगाना राज्य भले ही नया हो, लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन, यहां के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बड़ा रहा है। तेलुगु लोगों के सामर्थ्य ने हमेशा भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया है। इसलिए आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना है, तो उसमें भी तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है। साथ ही पीएम मोदी ने रेलवे विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला भी रखी। 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली इस आधुनिक विनिर्माण इकाई से वैगन निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। यह संयंत्र नवीनतम प्रौद्योगिकी मानकों और सुविधाओं जैसे वैगनों की रोबोटिक पेंटिंग, अत्याधुनिक मशीनरी और सामग्री भंडारण और रखरखाव की आधुनिक सुविधा से सुसज्जित होगा। इससे स्थानीय रोजगार सृजन और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास में मदद मिलेगी। पिछले वर्षों में भारतीय रेलवे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस कड़ी में अब काजीपेंट भी मेक इन इंडिया के साथ जुड़ने जा रहा है। आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड, नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहां हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहां के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वारंगल स्थित विश्व प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। अनुज यादव की रिपोर्ट, वारंगल, डीडी न्यूज। और वहीं तेलंगाना और राजस्थान के दौरे में पीएम मोदी की लोकप्रियता का जादू फिर सिर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई दिया। मूसलाधार बारिश के बीच प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मानो पूरा बीकानेर उमड़ पड़ा। कुछ ऐसा ही नजारा तेलंगाना में भी देखने को मिला। जनसभाओं के दौरान पीएम भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए दोनों ही सूबों की सरकारों पर जमकर बरसे।
सच्चे प्रधान सेवक के प्रति जनता की दीवानगी का आलम यह रहा कि मूसलाधार बारिश भी उनके जोश को नहीं रोक सकी। पीएम मोदी के प्रति यह दीवानगी उनकी जनसभा के दौरान भी देखने को मिली, जहां उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीकानेर में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। पीएम ने कहा कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली से योजनाएं राजस्थान भेजती है, लेकिन जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपट्टा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान की परेशानी से और लोगों की दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। बीकानेर से पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में एक प्रकार से चुनावी संग्राम का ऐलान किया और लोगों से भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस से सावधान रहने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने राज्य सरकार से उसके कामकाज को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम किया है। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा, इन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट कर दिया। चौथा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि अगर अन्य बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाए तो भी इन्हें कोई चिंता नहीं है। ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है। परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। गंगा जी की कसम खाकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें बड़ी बड़ी बातें की थीं। आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। कांग्रेस के कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती है। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए, उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में सत्ता के लालच में बनाए गए गठबंधन पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि जिनके दामन दागदार हैं वो आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वो आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं लाख कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर लगाम नहीं लगाई जा सकी और पंचायत चुनाव एक बार फिर रक्त रंजित हो गए। और ऐसे में पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान सूबे में जमकर बम, गोले और बंदूकें चली और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। जहां एक और शनिवार को देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरसता रहा, वहीं पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की जड़ों पर बम, गोला बारूद की बारिश होती रही। लोकतंत्र के पर्व पर पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में खूनी खेल होता रहा। कानून व्यवस्था चुनावी दंगाइयों के सामने बेबस खड़ी, लाचार नजर आई। सरेआम बंदूक की नोक पर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास होता रहा। कहीं टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे पर वार करते रहे तो दूसरी तरफ टीएमसी और दूसरे विपक्षी दलों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बाधित करते रहे। मुर्शिदाबाद में टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पंचायत चुनाव के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में भारी तनाव फैला हुआ है। राज्य में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद जमकर हिंसा हुई। मतदान शुरू होते ही कूच बिहार में मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ की गई और मतपत्र लूट लिए गए। मतपत्र लूटने की खबरें कई और जगह से भी प्राप्त हुई हैं। पोलिंग चल रहा था, मैं गेट में ही था, तो लगभग 10 से 12 ये आया, दुष्कृति आया काला कपड़ा बच के, तो धक्का मार के मुझे ये कर दिया। मैं आर्म्स लेके गिर गया। मैंने उठा, मैंने देखा बैलेट लेके जा रहे, मैंने बैलेट पकड़ा। बैलेट पकड़ने के बाद जब मैं लोडिंग कर रहा था उसी टाइम वो लोग बाहर बम वगैरह सब ये करके वो लोग बैलेट वगैरह क्या किए वो मालूम नहीं, क्योंकि मैं आर्म्स और वो संभाल रहा था। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हिंसा के संज्ञान लेते हुए जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आयोग के पास 3 से 4 जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं। हमने इस पर संज्ञान लिया है। उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद से अधिक शिकायत दर्ज हुई हैं। मैं बंगाल के मतदाताओं से कहना चाहता हूं, वे मतदान केंद्र पर जाएं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें। हिंसा की खबर प्राप्त होने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के उत्तर 24 परगना का दौरा किया। उन्होंने अराजक तत्वों पर मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने जगह जगह रुककर लोगों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। आज पूरा डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन फंक्शनिंग बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोर्ट में जाने से पहले हम लोग पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया। हम लोग डिमांड किया सीसीटीवी फुटेज उसको एग्जामिन करके जहाँ जहाँ सीसीटीवी नॉन फंक्शनिंग था और जहाँ जहाँ धांधली हुआ है, रीग हुआ है, वह सबके रिपोल कराए। यह हम लोग का डिमांड है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ममता बनर्जी देख रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। कैसे लोगों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और कैसे चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने का काम ममता बनर्जी जी और टीएमसी के नेता करते हैं। देखिए, बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। ना वहाँ की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, सेंट्रल एजेंसीज रहनी चाहिए, हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पर जब स्थानीय पुलिस
और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। राज्य की 928 जिला परिषद, 9,730 पंचायत समिति और 63,229 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। करीब 5 करोड़ 67 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिंसा का पुराना इतिहास होने के बावजूद पूरे राज्य में एक ही चरण में पंचायत चुनाव कराने पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। जिस बात की आशंका विपक्ष जता रहा था, वही हालात देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर राज्य चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बीएसएफ ने राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर संवेदनशील बूथों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। बीएसएफ के मुताबिक अगर संवेदनशील बूथों की जानकारी दी गई होती तो केंद्रीय बलों की तैनाती आसान होती। पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि हिंसा की अधिकतर घटनाएं उन बूथों पर हुई जहां राज्य पुलिस तैनात थी। इससे पहले बीएसएफ के आईजी ने कोलकाता स्थित राज्य चुनाव आयोग कार्यालय जाकर अपनी शिकायत दी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति की में 10 सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में सुरेश कश्यप, विष्णुदेव साय, धर्मपाल कौशिक, अश्वनी शर्मा, बंदी संजय कुमार, सोमावीर राजू, दीपक प्रकाश, किरोड़ी लाल मीणा और सतीश पुनिया शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर गुरु गोलवलकर को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुनील आम्बेकर ने दिग्विजय सिंह के दावों का खंडन करते हुए इसे तथ्यहीन बताया। सुनील आम्बेकर ने अपने ट्वीट में कहा कि श्री गोवलकर गुरु जी के संदर्भ में ये ट्वीट तथ्यहीन है और सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला है। संघ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से ये झूठा फोटोशॉप्ड चित्र लगाया है। श्री गुरुजी ने कभी भी ऐसे नहीं कहा। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में लगा रहा। निर्माण, बिजली और ऊर्जा पर एक एक्सपो का उद्घाटन कल कोलंबो में भारतीय उप उच्चायुक्त विनोद जैकब ने किया। एक्सपो में 47 भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं और अपने उत्पादों और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर रही हैं। उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए विनोद जैकब ने विशेष रूप से पिछले 3 वर्षों में श्रीलंका को भारत के दृढ़ समर्थन को रेखांकित किया। एक्सपो में प्रदर्शित होने वाली कई प्रमुख भारतीय कंपनियों में माइक्रोटेक, ARB बियरिंग्स, फिनोलेक्स केबल्स, मासिमो बैटरीज शामिल हैं। एसोचैम के कौशल लाल गुप्ता ने कहा है कि एक्सपो में 47 भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं और अपने उत्पादों और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर 47 इंडियन कंपनीज आई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। कंपनीज के सेगमेंट्स हैं बैटरीज, सोलर LED बैटरीज and other construction materials, equipments, इनके स्विच गियर्स, ये सब सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। और वहीं माइक्रोटेक कंपनी के भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 1 साल में श्रीलंका के बिजली संकट के दौरान माइक्रोटेक ने शानदार काम किया है। पिछले 1 साल में जो श्रीलंका के अंदर पावर क्राइसिस रही, उसमें माइक्रोटेक ने एक बेहतरीन काम किया और माइक्रोटेक के प्रोडक्ट्स अब श्रीलंका के सभी शहरों में उपलब्ध हैं और लोगों को पावर सॉल्यूशन देने में सफल रहे हैं। और वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा और देश के अधिकांश पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित 12 राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी कल से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम को देखते हुए तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। इस बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और जाते जाते देखते हैं खबरें फटाफट।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को मलेशिया के 2 दिन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। मलेशिया के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग की समीक्षा के साथ साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कई रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे व्यवस्था को बेहतर बनाकर जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में जैविक विनिर्माण पहल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित बैठक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 8 से 9 साल पहले देश में लगभग 50 बायोटेक स्टार्टअप थे, जो आज बढ़कर 6000 तक पहुंच गए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य जैव अर्थव्यवस्था को 2025 तक $150 अरब तक पहुँचाने का है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बालासोर रेल दुर्घटना में सीबीआई जांच में कुछ लोग दोषी पाए गए हैं। दोषी पाए गए लोगों को सजा मिलेगी। गुजरात एटीएस ने कच्छ से बीएसएफ की सूचनाएं पाकिस्तान भेजने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस के मुताबिक युवक पहले फेक प्रोफाइल से हनी ट्रैप, फिर उसने बीएसएफ से जुड़ी सूचनाएं आईएसआई के हैंडलर से साझा की। एटीएस युवक से पूछताछ कर रही है। अहमदाबाद में चल रहे अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। दुनिया भर के 57 शहरों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 सालों में शहरों पर होने वाला व्यय बढ़ा है। भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। आयोग ने एक बयान में कहा कि उनका इन लिखित संदेशों, कॉल और संदेशों से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने बताया कि लोगों को कुछ फर्जी नंबर भेजे जा रहे हैं, जिन्हें भारत के न्याय आयोग का नंबर बताया जा रहा है। भारत में पहली बार होने जा रही मोटो जीपी रेस 22 से 24 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोटो जीपी रेस में पहली बार कोई भारतीय रेसर प्रतिभागी बनेगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।